हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भारतीय नागरिकता के संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नागरिकता के संदर्भ में क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आज उनको हम जानने की कोशिश करते हैं और नागरिकता के संबंध में आज कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता के संबंध में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर तो हम ये समझते हैं कि भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय नागरिकता का वर्णन जो है संविधान के भाग 2 एवं अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में किया गया है। तो पहला तो पॉइंट यही बनता है कि भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है। तो आप याद रखेंगे भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। दूसरा नंबर इसमें ये बनता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी जैसे अन्य देशों में, जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग रहते थे जब 370 वहां पे लागू था, तो वहां पे उनको जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता मिलती थी, साथ ही साथ भारत की नागरिकता, यानी वहां पे उनको 2 नागरिकता मिलती थी। लेकिन अन्य जो अपने राज्य थे उनको सिर्फ एक नागरिकता। तो क्योंकि संविधान में कहा गया है भैया कि यहाँ पे एक ही नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान का तात्पर्य यह है कि आप सिर्फ भारत के निवासी हैं, ना तो आप उत्तर प्रदेश के, ना आप मध्य प्रदेश, ना झारखंड, सिर्फ आप भारत के निवासी हैं। इसलिए यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि जब 370 जब था जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। अन्य देश जो है वहां पे भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। जैसे वहां के राज्य जो होते हैं उनकी भी नागरिकता मिलती है, साथ ही साथ उस देश की भी नागरिकता मिलती है। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। अपने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यहाँ पे नागरिकता के आधार पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि जो 1955 अधिनियम था उसके तहत हम यहाँ की नागरिकता लेंगे। तो किस तरह की हम नागरिकता कैसे लेते हैं, आइए उसको हम जानते हैं। तो पहला नंबर पे आता है जन्म के द्वारा, यानी जन्म से। तो जन्म से ये है कि यदि संविधान लागू होने के बाद यहाँ पे जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। यानी जन्म से कहते हैं अगर आप यहाँ पे जन्म लिए हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपवाद के रूप में, तो जो विदेश के लोग यहाँ पे रहते हैं अगर उनके बच्चे यहाँ पे जन्म लेंगे तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। यदि मान लीजिए कोई विदेश का व्यक्ति यहाँ पे काम करने आया है, नौकरी करने आया है, अगर उसका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति पहले से है, संविधान लागू होने से पहले है, और यहाँ पे वो उसका लड़का या बच्ची, लड़की, लड़का कोई भी पैदा होता है तो भारत का वो नागरिक माना जाएगा। तो पहला नंबर तो होता है जन्म से। दूसरे नंबर पे आता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता जैसे अभी मैंने बताया कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे पहले से रह रहा है और उसके माता पिता यहाँ पे रह चुके हैं, तो यदि उसका बच्चा पैदा होगा तो वो भी भारत का ही नागरिक होगा। तो हम कह सकते हैं वंश परंपरा द्वारा नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो काफी दिनों से यहाँ पे रह रहा है, उसके माता पिता भी यहाँ रह चुके हैं, तो यदि अब उसका जो बच्चा आएगा वो भी भारत का ही नागरिक माना जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं देशीकरण द्वारा नागरिकता। देखिए, देशीकरण नागरिकता का मतलब यह है कि हमें अगर इस देश का नागरिक प्रूफ होना है तो हमें उस गवर्नमेंट से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। तो यानी देशीकरण की मुझे प्रमाण पत्र लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तब हम उस देश के नागरिक बन जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, देशीकरण द्वारा भी हम लोग नागरिकता का प्रावधान है और उस तरह के हम नागरिकता प्रमाण पत्र लेकर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। देखिए, पंजीकरण से हम कई प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, और कौन कौन से पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि पंजीकरण द्वारा पहले कौन नागरिकता लेगा, तो वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह चुके हैं, वो पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं यदि मान लीजिए आप पंजीकरण द्वारा नागरिकता लेना चाहते हैं
तो आप पहले 6 महीने भारत में रहिए, उसके बाद गवर्नमेंट के यहाँ प्रार्थना पत्र दे के हम कह दीजिए कि हम यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, हमें यहाँ की नागरिकता चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको वहाँ उस देश की नागरिकता दे देगा। तो पहले तो आप 6 महीने रहेंगे, तब जाके आप भारत की नागरिकता मिलेगी आपको। दूसरे नंबर पे आते हैं कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से भारत के किसी देश में निवास कर रहे हैं। मान लीजिए वो भारत के ही हैं लेकिन किसी अन्य देश में निवास करें, अब वो पुनः भारत में आना चाहते हैं, तो वो पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे पंजीकरण द्वारा ये आते हैं कि वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह करेंगी या विवाह कर चुकी हैं, वो भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकती हैं। चौथे नंबर पे आता है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। तो जो भारतीय नागरिकों जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जैसे जो पैदा होते हैं, तो यदि बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उनका भी पंजीकरण होता है, यानी कह सकते हैं उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, निर्वाचन कार्ड बनवाते हैं, तो उनका भी पंजीकरण होता है। तो यानी पंजीकरण की सहायता, यानी जो भारत के जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी हम पंजीकरण की सहायता से नागरिकता ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा पंजीकरण द्वारा इतने प्रकार की नागरिकता हम लोग ले सकते हैं। पांचवें नंबर पे हम कैसे नागरिकता लेते हैं, जैसे भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए भारत का जो जितना क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, यदि इसका क्षेत्रफल और बढ़ के ज्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट नेपाल है, भूटान है, यदि ये भी भारत में आ जाएंगे क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से, तो जो भारत नेपाल में भी प्रेजेंट टाइम में और भूटान में जो प्रेजेंट टाइम में लोग हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भारत का जो क्षेत्रफल अगर वो बढ़ेगा तो उस क्षेत्रफल में जितने भी लोग आएंगे वो सब भारत के नागरिक कहे जाएंगे। तो भूमि विस्तार द्वारा भी हम लोग नागरिकता को ले सकते हैं। तो ये जो नागरिकता का प्रावधान किया गया था इसमें कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी, तो इसका बाद में फिर संशोधन किया गया। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 को एक कुछ संशोधन किया गया। उस संशोधन में आइए जानते हैं कि क्या क्या उसमें करेक्शन करके क्या क्या चीजें रखी गई। जो 1955 में दिया गया था उसमें कुछ संशोधन हुए, तो 1986 में ये फिर से एक अधिनियम बना। उसमें आइए हम जानते हैं। उसमें पहला नंबर ये हुआ कि अब भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जिसके या तो माता या फिर पिता भारत के नागरिक हों। यानी कह सकते हैं कि अब भारत में नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जिनके माता पिता भारत में रह चुके हों और वो भारत की नागरिकता लिए हों। दूसरे नंबर पे ये कि वे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जो भारत में कम से कम 5 वर्षों तक रहेंगे। यदि पहला सिस्टम ये था कि आप 6 महीने तक रह लीजिए तो आप पंजीकरण की सहायता से आप भारत की नागरिकता ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं। अब आपको कम से कम यहाँ पे 5 वर्षों तक रहेंगे तब जाके आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तीसरे नंबर पे आता है देशीकरण में। देशीकरण में भी संशोधन किया गया कि देशीकरण द्वारा आप नागरिकता तभी ले सकते हैं जब आप भारत में कम से कम 10 वर्षों तक रहेंगे। तो यदि आप भारत में 10 वर्षों तक हैं तो आप देशीकरण की सहायता से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत कब आपका होगा, यानी अगर आप भारत की नागरिकता छीनेगी आपसे गवर्नमेंट लेगी तो कब लेगी। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। तो पहला नंबर तो ये होता है कि भारत नागरिकता का आप परित्याग कर दीजिए, या फिर किसी दूसरे नंबर पे किसी अन्य देश की नागरिकता ले लीजिए, या फिर गवर्नमेंट द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाए। तो ये 3 प्रावधान है, 3 प्रावधानों की सहायता से आपकी नागरिकता ले ली जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।